Say Jai. Jai Shri. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Yeah. 1, 2, 3. Jai Shri Ram. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी आपने जो सुना, मैं भी उसको सुनकर हैरान था। जब चीन की आर्मी ने जय श्री राम कहा तो मैंने सोचा कि आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और इसके पीछे की कहानी क्या है, यह समझना बहुत जरूरी था क्योंकि भारत में इस वक्त पूरा भारत राम में है। अयोध्या में जब से भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद पूरे देश राममय हो चुका है। लेकिन क्या चीन भी राममय हो चुका है और इस वीडियो की सच्चाई क्या है, इसको समझने के लिए हम बेहद जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर के पास चलते हैं, सच से समझते हैं कि इस वीडियो की सच्चाई है क्या। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। जय हिंद राजेश, जय हिंद। थैंक यू सर, समय दिया आपने। दरअसल ट्विटर पे एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है बहुत ज्यादा और मुझे वो वीडियो मिला और मुझे लगा कि मैं साहब से बात करूं और इसको समझने की कोशिश करूं कि एलएसी पर जब भारत और चीन की आर्मी आमने सामने थे तो पीएलए के सोल्जर जय श्री राम कहते हुए नजर आए। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए। मैं उन पर आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन पहले मैं समझना चाहूंगा कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है साहब। वीडियो की सच्चाई ये है कि पिछले साल दिवाली के टाइम जैसे होता है पाकिस्तान बॉर्डर पे हम लोग उनको मिठाई देते हैं, एलएसी के साथ एलएसी के ऊपर चीन के जो ट्रुप्स हैं उनके कुछ लोग बुलाते हैं चाय के लिए। तो ये पिछले साल दिवाली की बात है, जब उनको बुलाया था चाय के लिए तो उन्होंने पूछा कि दिवाली है क्या कि आप लोग चाय कर रहे हैं। तो उन लोगों को समझाया गया कि दिवाली फंक्शन क्या है, किस लिए होता है, क्या उसका महत्व है। और फिर वहीं पे फिर उनको बोला कि भाई दिवाली के टाइम सब बोलते हैं जय श्री राम, आप लोग भी बोलो। तो उन्होंने फिर उस समय जय श्री राम बोला। ये इस समय का नहीं है, पर वीडियो इस समय निकला तो फिर परसेप्शन आ गया कि ये वीडियो इसी समय का है, पर असली में ये वीडियो पिछले साल दिवाली का है। ये बहुत बड़ी आपने पिक्चर क्लियर कर दी है, क्योंकि कई लोगों में भ्रम है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके बाद जो है चीन वाले भी जय श्री राम जो है बोलने लगे हैं। लेकिन शुक्रिया सर इसको लेकर। लेकिन जो पॉइंट, जब इस वीडियो को मैंने देखा, जो पॉइंट सवाल मेरे जहन में आए, अब मैं उनका जवाब आपसे जानना चाहूंगा। ये जय श्री राम कुछ मुझे फर्स्ट रिएक्शन में कुछ वैसे ही लगा जैसे 1950 के दौर में हिंदी चीनी भाई भाई बोला जाता था और फिर पीठ में छुरा घूम दिया था। 20 बार की कोर कमांडर मीटिंग, 27 से 28 बार राजनयिक स्तर पे मुलाकात जो है, वो जो अधिकारी लेवल पे बातचीत हुई है वो, और उसके बाद भी सीमा पर मिरर फेस डिप्लॉयमेंट। 2020 के बाद 2024 आ गया, कितना कुछ बदला हुआ दिख रहा है सर। देखो, तैयारी हमारी है और उनकी है। सिचुएशन स्टेबल है, जैसे आर्मी चीफ ने बोला था आर्मी डे पे, स्टेबल है पर नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एडिशनल ट्रूप्स दोनों तरफ से डिप्लॉयड हैं, दोनों तरफ प्रिपरेशंस कर रहे हैं, दोनों तरफ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हम लोगों ने भी अपने बड़ी कोशिश हो रही है कैचअप करने के लिए। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर में टेरेन में बड़ा फर्क है, पर फिर भी कोशिश तो पूरी चल रही है। तो जैसे आर्मी चीफ ने बोला, स्टेबल है पर नॉर्मल नहीं है। जब तक प्री 2020 का, अप्रैल 2020 का सिचुएशन नहीं आता, तब तक हम उसे नॉर्मल नहीं बोल सकते, और जब तक एडिशनल ट्रूप्स डिप्लॉयड है तब तक नॉर्मल नहीं है। तो ये सिनेरियो है, और ये सिनेरियो अभी कुछ समय और रहेगा, क्योंकि कोई चांस नहीं है कि कहीं पे कुछ इंडिकेशन है कि वापस आएगा। उनकी कोशिश है कि हम इसको, इस जो अभी अलाइनमेंट है इसको परमानेंट करें। इंडिया वो मानने को तैयार नहीं है।
पर बातचीत चल रही है और वो रेगुलर है, और उनको भी पता है कि इतना आसान नहीं है, एक बार हो गया दूसरी बार आसान नहीं है, तो वो भी बैठे हुए हैं और ये सिनेरियो अभी चल रहा है। तो इसे अभी स्टेबल कह सकते हैं पर नॉर्मल नहीं। नॉर्मल नहीं कह सकते, लेकिन किस प्रकार से हम इस वक्त चाइना को देखें, जब वो लगातार, ठीक है, एलएसी पर मिरर फेस डिप्लॉयमेंट है, लेकिन हम जब अपने इंडो पैसिफिक में भी देखते हैं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी उसकी दिखाई पड़ती है। हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, अपने नेबर्स के अंदर देखते हैं, तो वहां भी पता चलता है कि वो कुछ चीन बैठा हुआ है, सबसे बड़ी नौसेना उसके पास, सबसे बड़ी थल सेना उसके पास। क्या कुछ तो मकसद होगा सर? कोई अगर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो अपनी नेवी और आर्मी के अंदर कर रहा है तो कुछ तो मकसद है, वो मकसद क्या है सर? देखो, जहां तक चीन का सवाल है, उनका जो मेन प्रॉब्लम्स है, एक इंडिया के साथ है, ताइवान है, फिलीपींस है, जापान है, क्योंकि साउथ चाइना सी में हर देश के साथ उनकी दुश्मनी है। दूसरी बात, चीन को पता है कि यूएस के साथ भी उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, और दुनिया तकरीबन चीन रशिया एक तरफ और बाकी वेस्टर्न पावर्स एक तरफ, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिन देशों के साथ चीन के साथ प्रॉब्लम्स है वो तकरीबन चीन से दूर होके वेस्ट के साथ मिल रहे हैं। तो चीन ने हमेशा अपनी आर्मी रखी हुई, और खास तौर पे ये भी याद रखो कि चीन की आर्मी काफी तर पे अपने लोगों के ऊपर भी इस्तेमाल की जाती है कि उनको सप्रेस करने के लिए कि कोई अपराइजिंग ना हो, और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, जो सीसीपी है, जो जी जिनपिंग है उनका जो लीडर है, उसकी कुर्सी के ऊपर कोई थ्रेट ना हो। तो चाइना की आर्मी सिर्फ बाहर के लिए नहीं, अंदरूनी काम में भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप टियानमेन स्क्वायर ले लो तो उनकी आर्मी थी जो टैंक्स के साथ आई थी। अभी भी जब रिसेंटली प्रॉब्लम्स हुए हैं कोविड के दौरान, उनकी आर्मी अंदर आई है। सो उनका इस्तेमाल अंदर और बाहर दोनों जगह है। अभी करंटली जब ताइवान इलेक्शंस हुए हैं और प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी पावर में आई है, तो चाइना का इंटरेस्ट तकरीबन उस तरफ होगा। फिलीपींस के साथ रेगुलर क्लैशेस हैं, जापान के साथ क्लैशेस नहीं पर प्रॉब्लम्स रहते हैं नॉर्थ चाइना सी में। सो ये है हर जगह, तो उनको उसीलिए उन्होंने अपना रखा हुआ है, और उनकी कोशिश है कि हमारा फोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल हो, कि यूएस भी 2 बार सोचे इन लोगों को सपोर्ट करने में। पर 2-3 चीजें जो आई हैं सर निकल के सामने पिछले कुछ समय में, रॉकेट फोर्स में जिस प्रकार से उनके करप्शन देखने को मिला, रक्षा मंत्री को हटा दिया, टॉप 9 जनरल्स को हटा दिया गया। मैं जो चीज समझना चाहता हूं कि क्वालिटी या क्वांटिटी, किस प्रकार से हम देखें इस वक्त पीएलए को? देखो, चाइना के अंदर अभी भी उनको पता है कि उनकी फौज तैयार नहीं है। जब आप कोई इक्विपमेंट इंडक्ट करते हो, उस इक्विपमेंट को अपने स्ट्रेटजी, अपने टैक्टिक्स के अंदर शामिल करने में टाइम लगता है। एक दूसरी बात, ये जो करप्शन के केसेस हैं, ये इंडिकेटर दे रहा था कि रॉकेट फोर्स जो इतने अनाउंसमेंट के बाद बना है, उसके अंदर कमियां हैं, और ये रॉकेट फोर्स तैयार नहीं है। इसके अंदर या कैपेबिलिटी कम है, या टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, या एबिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने अगर इतने जनरल्स और टॉप नॉच को निकाला, जिसको आप फॉरेन मिनिस्टर अनाउंस करते हो वो गायब हो जाता है, जिसको आप डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हो वो गायब हो जाता है, जितने रॉकेट फोर्स के टॉप जनरल्स को निकाल देते, इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। और आप उसके बाद उन लोगों को रॉकेट फोर्स में लाते हो जिन्होंने कभी वहां सर्व नहीं किया। बिल्कुल सर। सो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ टाइम के बाद ही सेटल होगा। और ये इंस्टेबिलिटी ये भी बताता है कि जी जिनपिंग के अंदर जो उनकी अपनी कुर्सी की सिक्योरिटी है, वो भी 100% नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। सही में क्या है
वो सिर्फ स्पेकुलेशन होगा जी। और करेक्ट इनपुट्स मिलेंगे नहीं। पर इतना है कि जरूर अंदरूनी सेटिस्फैक्शन नहीं है, कैपेबिलिटीज में डाउट है। ओके। अब ये नहीं पता कि इक्विपमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, ये क्लियर नहीं है। निकले।